Today we are going to start the unit 1 of physical pharmaceutics 2, that is the colloids. अभी colloids ये चैप्टर शुरू करने से पहले let me clear that unit 1 that is the colloidal dispersion and unit 3 that is the coarse dispersion. इन दोनों भी यूनिट में आपको मिक्सचर स्टडी करने हैं. मिक्सचर्स क्या रहता है? where the two components are mixed. अभी यूनिट 1 और 3 इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम ये जो मिक्सचर का क्लासिफिकेशन है ये एक बार अच्छे से समझ लेते हैं. सो हियर ऑन द बोर्ड 3 एग्जांपल्स और द 3 टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स हैज बीन प्रेजेंटेड. सो लेट्स स्टडी दिस पार्ट फर्स्ट. अभी स्टार्ट करते हैं मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, कोलाइडल डिस्पर्शन एंड द कोर्स डिस्पर्शन. 3 एग्जांपल्स मिक्सचर के यहाँ पे आपको प्रेजेंट किए गए. नाउ आई विल present you or explain you about these mixtures with help of these points. ठीक है, हमारा पहला पॉइंट रहेगा डिस्कशन का what is the nature of mixture, means मिक्सिंग कैसी हुई है, कितने लेवल तक हुई है. ठीक है, ये हम फर्स्ट पॉइंट में समझेंगे. देन what is the size range of dispersed component. ठीक है, हमने जो सॉल्यूट या फिर डिस्पर्स्ड कंपोनेंट इसमें ऐड किया है उसका साइज रेंज क्या है. सेकेंड वन, उसकी विजिबिलिटी, यानी जब मैं विजिबिलिटी की बात कर रहा हूँ हम ये नहीं कह रहे कि हमें आंखों से वो मिक्स हुआ कंपोनेंट दिखेगा नहीं. हियर विजिबिलिटी रेफर्स टू अंडर विच माइक्रोस्कोप और विच लेवल ऑफ माइक्रोस्कोप द एडेड कंपोनेंट इज विजिबल. समझ में आया? उसके बाद में अभी जब आपने मिक्सिंग कर दी है, वो जो कंपोनेंट हमने मिक्स किया है, वेदर इन दैट रिजल्टेंट मिक्सचर इन दैट सोल्यूशन दैट एडेड कंपोनेंट इज एबल टू डिफ्यूज और नॉट, इट इज एबल टू सेडिमेंट और नॉट. ओके, ये दो चीजें हम देखेंगे. उसके बाद में नाउ इफ वी वांट टू सेपरेट इट, हाउ वी कैन सेपरेट दैट एडेड कंपोनेंट, वी विल सी दिस पॉइंट. एंड एट द एंड इन मिक्सचर के फर्दर सब टाइप्स क्या है ये हम डिस्कस करेंगे. सो ऑल दिस इज द बेसिक्स ऑफ यूनिट 1 एंड 3. ठीक है, आपके PP2 का ये एक छोटा सा बेसिक कंपोनेंट प्रेजेंट करता है. अभी स्टार्ट करते हैं इन डिटेल. Excuse me. So, nature of mixture in case of molecular dispersion. अभी जब हम molecular dispersion ये वर्ड यूज कर रहे हैं तो इमीडिएटली मेरे माइंड में एक वर्ड स्ट्राइक होता है, मॉलिक्यूलर लेवल पे. ऐसा डिस्पर्शन जो मॉलिक्यूलर लेवल पे एग्जीक्यूट कर रहा है. सो हियर इट इज प्योरली होमोजेनस मोनोफेजिक एंड मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन. अभी ये जो लाइन मैंने आपको बताई है, प्योरली होमोजेनस मोनोफेजिक मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, इसे थोड़ा खुल के बताते हैं. प्योरली होमोजेनस मींस क्या? हमने जो कंपोनेंट मिक्स किए, नाउ द रिजल्टेंट सॉल्यूशन इज द होमोजेनस सिस्टम. इसमें कुछ अलग लेवल पे डील नहीं कर रहा है. ओके, इट इज द होमोजेनस सिस्टम. एंड मोनोफेजिक मींस सिंगल फेज जनरेट हो चुकी है. उसके बाद में ये जो मिक्सचर जनरेट हुआ है, इट इज अप टू द मॉलिक्यूलर लेवल. एक आता है आपका पार्टिकुलर लेवल जहाँ पे आपके इंडिविजुअल पार्टिकल सॉल्वेंट के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और एक आता है आपका मॉलिक्यूलर लेवल जहाँ पे मॉलिक्यूल्स के लेवल तक इंटरेक्शन ऑब्जर्व हो रहा है. यानी मैंने एक सोडियम क्लोराइड का पार्टिकल जस्ट वाटर में छोड़ दिया. ठीक है, दैट वन पार्टिकल कंटेनिंग अराउंड थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स. वो थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल सोल्यूशन में फ्रीली या फिर इंडिविजुअली इंटरैक्ट करेंगे, उसे हम कहेंगे मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन. अगर मैंने 100 सोडियम क्लोराइड के पार्टिकल्स वाटर में ऐड किए तो 10-10 का ग्रुप जब इंटरैक्ट करता है तो उसे हम इस लेवल पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, सो करंटली वी आर हियर मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के लेवल पे, जहाँ पे इंडिविजुअल मॉलिक्यूल सॉल्वेंट के साथ में इंटरैक्ट कर रहा है. ठीक है, तो ये हुआ नेचर ऑफ मिक्सचर इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन. ठीक है, समझ में आया? अगर नहीं समझा हो तो रिवाइंड कर सकते हो. आगे चलते हैं कोलॉइडल डिस्पर्शन की तरफ. ठीक है, कोलॉइडल डिस्पर्शन के बारे में क्या लिखा है? दीज आर द माइक्रो हेटेरोजिनस एंड बायफेजिक डिस्पर्शन. डिस्पर्शन ये मतलब क्या है? मिक्सचर तो है. ठीक है, मतलब मिक्स हो चुका है अच्छे से. बट अभी मिक्सचर कैसा है? इट इज द माइक्रो हेटेरोजिनस, यानी इट इज एपेरेंटली मोनोफेजिक. ये कंप्लीटली मोनोफेजिक नहीं है. ठीक है, समवॉट इट शोज द नेचर ऑफ बायफेजिक. ठीक है, सिस्टम्स. सो दैट्स व्हाई हियर इट इज प्रेजेंटेड माइक्रो हेटेरोजिनस बायफेजिक डिस्पर्शन. हम पूरा चैप्टर ही पूरा इसके बारे में. ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझ लो.
अभी कोलाइडल डिस्पर्शन के कुछ फीचर्स इधर के साइड से आते हैं और कोलाइडल डिस्पर्शन के कुछ फीचर्स इधर के साइड से भी आते हैं। ये हमें टेबुलर फॉर्म में आगे समझ में आएगा। सो इसलिए यहाँ पे ये वर्ड आया, इट इज अ माइक्रो हेटेरोजेनस सिस्टम, ठीक है, एंड बायफेजिक डिस्पर्शन। नाउ आगे चलते हैं कोर्स डिस्पर्शन की तरफ, जो आपका यूनिट 3 है, ठीक है। इसे इसका छोटा सा इंट्रो भी कह सकते हो। इट इज प्योरली हेटेरोजेनस बायफेजिक डिस्पर्शन। तू अलग मैं अलग, डिस्पर्स मीडियम अलग और डिस्पर्शन फेज अलग, साथ में रह रहे, इसलिए इसे कहा गया है हेटेरोजेनस बायफेजिक डिस्पर्शन। ओके, साइज रेंज। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के केस में आपको ये जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, जो हमने ऐड किए, इनका साइज रेंज आता है बिलो 1 नैनोमीटर टू अप टू 1 नैनोमीटर, ठीक है, यानी काफ़ी स्मॉलर लेवल पे ऑब्जर्व होता है। देन इसके बाद में कोलाइडल डिस्पर्शन की बात अगर करेंगे तो 1 नैनोमीटर अप टू 0.5 माइक्रॉन्स लेवल समझ के लो, ठीक है। थोड़ा सा साइज और रेशो या रेशो एंड प्रोपोर्शन का जो एक नॉलेज है आपके ब्रेन में, उसे इस्तेमाल करो। यहाँ पे बात हो रही है नैनोमीटर के लेवल्स की सिर्फ, ठीक है, और यहाँ पे फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रॉन्स, ठीक है। साइज रेंज देखो, नैनो यानी बहुत छोटा हो जाता है, माइक्रॉन्स यानी काफी बड़ा हो जाता है साइज के हिसाब से, ठीक है, यानी आप सेंटीमीटर से लगभग डायरेक्ट मीटर्स के रेंज तक जाने की कोशिश कर रहे हो। सेंटीमीटर यानी हमारी छोटी सी स्केल और मीटर यानी काफी लंबा डिस्टेंस, यानी इतना लंबा डिस्टेंस यहाँ पे चेंज मिलता है। ओके, सो ये हो गया साइज रेंज कोलाइडल पार्टिकल्स का, ये आपको याद रखना है। जब हम आते हैं कोर्स डिस्पर्शन की तरफ, सो इट इज अबोव 0.5 माइक्रॉन्स डायमेंशन, ठीक है, बिलो 1 नैनोमीटर, फ्रॉम 1 नैनोमीटर टू अप टू 0.5 माइक्रॉन्स एंड अबोव 0.5 माइक्रॉन्स, ठीक है। देन विजिबिलिटी। अभी जब आप इतने छोटे लेवल पे लेके जा रहे हो मॉलिक्यूल्स को या फिर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को लिबरेट कर रहे हो सॉल्यूशन में, तो इट इज नॉट पॉसिबल टू विजिबलाइज इट इवन विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स हमारे सॉल्यूशन में डिस्पर्स हो चुके हैं, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। बट if you are discussing the colloidal dispersion, you can watch or observe those particles or those colloidal particles with the help of electron microscope. बात समझ में आई? ये नहीं दिखेगा और ये दिखेगा। क्या दिखेगा? कोलाइडल डिस्पर्शन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इजीली दिखेगा। पर जब आप कोर्स डिस्पर्शन की बात करते हो, सिलेबस में एक प्रैक्टिकल है एकेशिया इमल्शन का, जो आप कॉलेज के सस्ते माइक्रोस्कोप से भी देख सकते हो, ठीक है, आई एम नॉट मॉकिंग इट, ठीक है, कि यहाँ पे ये विजिबलाइज होता है इवन विद द हेल्प ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। क्यों? क्योंकि इसका डायमेंशन जो है वो माइक्रॉन्स के लेवल तक आ चुका है या उससे ज्यादा रहता है। सो ये हो गया विजिबिलिटी का पॉइंट। अभी आगे चलते हैं डिफ्यूजन और सेडिमेंटेशन की तरफ, ठीक है। जब मैं ये दोनों प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ या फिर इसे भी इंक्लूड कर रहा हूँ, तो ये डिस्कस करते वक्त कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके माइंड में ये चीज़ें साथ में रहनी चाहिए, ओके, वो आपका नॉलेज बनाएगा। व्हेन आई एम डिस्कसिंग डिफ्यूजन, मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन शो रैपिड डिफ्यूजन। जब मैं कोलाइडल डिस्पर्शन की बात करता हूँ, इट शो स्लो डिफ्यूजन एंड दिस डू नॉट शोज डिफ्यूजन, या डिफ्यूजन ऑलमोस्ट रेजिस्ट या अब्सेंट लेवल पे रहता है। एट द सेम टाइम व्हेन आई एम डिस्कसिंग द सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन यहाँ पे अब्सेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे स्लो रहता है और यहाँ पे सेडिमेंटेशन अच्छे से ऑब्जर्व करता है। अभी 1 मिनट, व्हाट इज मीन बाय सेडिमेंटेशन? सेडिमेंटेशन यानी जो ग्रेविटी की तरफ या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है, उसे कहते हैं हम सेडिमेंटेशन। और जब डिफ्यूजन की बात आती है तो ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के हिसाब से सेल्फ इंड्यूस होने वाली चीज है, ठीक है, डिफ्यूजन। अभी थोड़ा सा कोरिलेट करो, साइज रेंज बढ़ते जा रहा है, डिफ्यूजन घटते जा रहा है, साइज रेंज बढ़ते जा रहा है, सेडिमेंटेशन इंक्रीज होते जा रहा है, ये आपको कनेक्ट करना है एंड दिस इज द नॉलेज, ठीक है। जितनी साइज बढ़ेगी उतना डिफ्यूजन कम होगा और सेडिमेंटेशन बढ़ेगा, ठीक है। और दैट्स व्हाई कोलाइडल डिस्पर्शन का जो सेक्शन है, इट रिप्रेजेंट समवॉट माइक्रो हेटेरोजेनस प्लस बायफेजिक सिस्टम, और ये कहीं ना कहीं इधर के साइड की भी प्रॉपर्टीज शो करता है। सो
डिफ्यूजन रैपिड है, यहाँ पे एब्सेंट है, ये इंटरमीडिएट है। सेडिमेंटेशन इधर अच्छे से है, इधर एब्सेंट है, ये इंटरमीडिएट है, सो ये इंटरमीडिएट ही रहेगा। सेम इन केस ऑफ सेपरेशन प्रोसेस आल्सो। सेपरेशन मतलब क्या? नाउ हियर मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन के केस में द डिस्पर्स मॉलिक्यूल्स, यानी हमने जो ऐड किया है, दिस कैन क्रॉस मोस्ट ऑफ द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एज वेल एज फिल्टर पेपर्स। मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? दिस कैन क्रॉस मोस्ट ऑफ द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एज वेल एज फिल्टर पेपर्स। देन this can easily cross the filter papers but some semi permeable membrane only. फिल्टर पेपर को कोलाइडल डिस्पर्शन अच्छे से क्रॉस करेगा, बट अगर सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन की बात आती है तो इट विल बी सेलेक्टिव ऑन द बेसिस ऑफ साइज और द पोर्स ऑफ द मेम्ब्रेन। ठीक है, इसके बाद में नाउ द नेक्स्ट वन इज द कोर्स डिस्पर्शन। कोर्स डिस्पर्शन कैन नॉट क्रॉस द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन एज वेल एज फिल्टर पेपर। अभी अच्छे से सुन लो, यहाँ पे साइज रेंज नैनोमीटर की तरफ जाता है, इसलिए हमने सिलेक्टिव वर्ड ये यूज किया। बट जब मैं कोर्स डिस्पर्शन यानी नॉर्मल वाला सस्पेंशन और इमल्शन जब बोल रहा हूँ तब उसे ये डिफिकल्ट जाएगा। बट अगर आप माइक्रो इमल्शंस या नैनो सस्पेंशंस की बात करते हो तो उस केस में क्रॉसिंग या परमिएशन अलाउड है। बट इफ यू आर रेस्ट्रिक्टिंग द साइज around or above this, then it will be difficult to cross the filter paper or semi permeable membrane. इसके बाद में हमें जो अगला पॉइंट डिस्कस करना है वो है टाइप्स। मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। पीएच की अगर बात करें तो एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल। कॉन्सेंट्रेशन की अगर बात करें तो अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, या फिर आप कोई भी कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेशन की मेथड यूज कर सकते हो। इसके बाद में द नेक्स्ट वन इज द कोलाइडल डिस्पर्शन। टाइप्स ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, कैटायनिक, अनायनिक और न्यूट्रल। देन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरैक्शन विद द सॉल्वेंट, इट कैन बी क्लासिफाइड एज लायोफिलिक, लायोफोबिक एंड एसोसिएशन कोलाइड्स। कोर्स डिस्पर्शन, इसके टाइप्स की अगर बात करें तो सीधे सीधे इमल्शन और सस्पेंशन, जो कि आपका है यूनिट 3, और ये पूरा हिस्सा है आपका यूनिट 1। सो आज का जो लेक्चर या फिर ये जो आप वीडियो देख रहे हो, इट विल बी डीलिंग विद द यूनिट 1, और इमीडिएटली इसके बाद में यानी ये सब अच्छा खासा नॉलेज कनेक्ट होने के लिए हम इमीडिएटली शिफ्ट हो गए यूनिट 3 के ऊपर। स्टडी करते वक्त भी आपको यही सीक्वेंस अच्छे से फॉलो करना है। एंड नाउ वी विल मूव इनटू द कोलाइडल चैप्टर। अब तक हमने देखा मॉलिक्यूलर डिस्पर्शन, कोलाइडल डिस्पर्शन एंड द कोर्स डिस्पर्शन। अभी यहाँ से आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं कोलाइडल डिस्पर्शन का चैप्टर। सो व्हाट वाज द जनरल फीचर्स ऑफ कोलाइडल डिस्पर्शन, जिसे हमने कहा था माइक्रो हेटेरोजेनस बायफेजिक डिस्पर्शन सिस्टम, जिसकी साइज रेंज थी 1 नैनोमीटर टू 0.5 माइक्रोन। नाउ ये विजिबल था अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इसके इंटरमीडिएट साइज रेंज की वजह से इट वाज स्लो इन केस ऑफ डिफ्यूजन एंड स्लो इन केस ऑफ सेडिमेंटेशन आल्सो। ठीक है, नाउ एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दिस साइज रेंज it can cross the filter paper but it was selectively passing the semi permeable membrane। ठीक है, 1 2 3 4 ये सारी चीजें जो है कोलाइडल पार्टिकल की साइज रेंज गवर्न करती है, इसलिए कोलाइड्स के केस में साइज रेंज को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। ठीक है, और जिनके टाइप्स थे ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट, देयर चार्ज एंड देयर स्टेट। ठीक है, ये अभी हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन कोलाइड्स की? दिस कैन बी डिफाइंड एज माइक्रो हेटेरोजेनस बायफेजिक डिस्पर्शन सिस्टम। ओके, माइक्रो हेटेरोजेनस बायफेजिक डिस्पर्शन सिस्टम जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। नाउ इट इज अ बायफेजिक सिस्टम, मींस या इसमें 2 फेज ऑब्जर्व होते हैं, या फिर कहे कि देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ द कोलाइडल सिस्टम। द फर्स्ट कंपोनेंट इज द इंट्रिंसिक फेज। ठीक है, जो आपकी डिस्पर्स्ड फेज है, जो आपने ऐड किया है, जिसे हम कहेंगे कोलाइडल फेज या कोलाइडल पार्टिकल्स। और उसके बाद में एक्सट्रिंसिक फेज यानी जिसमें ऐड किया है दैट सॉल्वेंट, जिसे हम कहते हैं डिस्पर्शन मीडियम। सो
ये जो शब्दावली है ये आपको अच्छे से समझनी है। डिस्पर्स्ड फेज यानी आपकी कोलाइडल पार्टिकल, डिस्पर्शन मीडियम यानी आपका सॉल्वेंट, मीडियम मीडिया, ओके। देन these two are the components of dispersion system या colloidal system कह सकते हैं। Now colloidal particles can be characterized by on the basis of their surface charge, on the basis of their shape of particle and at the end surface area. These three are used for the characterization of colloidal particle. अभी surface charge पे तो लगभग पूरा chapter डिपेंड है। We will start our discussion with the surface area. Now there will be the two conditions. The interaction of the colloidal particles with the solvent could be good. ठीक है, ये अच्छे से हो सकता है। So when their interaction is good, in that case surface area increases. But अगर interaction ठीक से नहीं हो रही है, यानी interaction in between the dispersion medium and dispersed phase is not good. ठीक है, अच्छे से नहीं हो रही, इन दैट केस सरफेस एरिया ऑफ कोलाइडल पार्टिकल डिक्रीजेस। ठीक है, यहाँ पे मैंने अच्छे हैंडराइटिंग में लिखा है, समझ लो। अगर इंटरेक्शन अच्छे से हो रही है तो कोलाइडल पार्टिकल जो रहते हैं सोल्यूशन में ऐड किए वो खुद का सरफेस एरिया बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और अगर इंटरेक्शन अच्छे से नहीं है तो इन दैट केस दे विल टेंड टू डिक्रीज देयर सरफेस एरिया। ठीक है, सो सरफेस एरिया इज चेंजिंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरेक्शन विद द on the basis of interaction between the dispersed phase and dispersion medium. At the same time, this surface area is also affected by the shape of particle. ठीक है, यानी before the interaction, the shape of colloidal particles must be considered. अभी यहाँ पे मैंने 4 शेप एनलिस्ट की है। फर्स्ट वन being the sphere or globule shape, rod or ellipsoidal shape, then coiled shape एंड ब्रांच और थ्रेड लाइक पैटर्न। तो ये 4 शेप पैटर्न्स कोलाइड्स में ऑब्जर्व होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दिस देयर सरफेस एरिया विल वेरी। ठीक है, अभी ये आपको इमेजिन करना है कि सरफेस एरिया कहाँ पे ज्यादा मिलेगा और कहाँ पे कम मिलेगा। बट अपार्ट फ्रॉम सरफेस एरिया, दिस शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सरफेस एरिया तो गवर्न कर ही रहा है, बट उसके साथ में जो और चीजें गवर्न हो रही है, फ्लोएबिलिटी ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, सेडिमेंटेशन प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर मैं फ्लोएबिलिटी की बात करता हूँ, ठीक है, मैं कोई कोलाइडल सॉल्यूशन को इंजेक्ट कर रहा हूँ, इन दैट केस फ्लोएबिलिटी अगर कम होगी तो इंजेक्ट करने की प्रोसेस डिफिकल्ट जाएगी। अगर सेडिमेंटेशन ज्यादा हो रहा है, यानी सेडिमेंटेशन की टेंडेंसी ज्यादा है, तो शेल्फ लाइफ अफेक्ट हो जाएगी। इफ ऑस्मोटिक प्रेशर इज नॉट स्टेबल or it is getting disturbed, in that case we cannot proceed with that colloidal solution for the ophthalmic formulation. Okay, so ये सारा pharmaceutical या pharmacological parameter जो ये गड़बड़ हो जा रही है, क्यों? Because these things are changing, और ये कहाँ से डिपेंड करता है? On the basis of shape of colloidal particles. So see the sequence of connectivity. ठीक है, कहाँ से कहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। At the same time, ये तो है pharmaceutics और pharmacological parameters तो डिफिकल्ट जा ही रहे। At the same time, if you want to analyze the colloidal solution, तो ये सारी चीजें हमें ठीक से रहनी चाहिए, ठीक से कंट्रोल होनी चाहिए। At that time only we can proceed for the analysis of colloidal solution। या तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल एनालिसिस हो या फिर आपका क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस हो। अगर ये चीजें ठीक है तो आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। सो ऑल दिस थिंग्स आर डिपेंडेंट ऑन शेप ऑफ कोलाइडल पार्टिकल। सो यहाँ पे कंक्लूजन ये नहीं है कि ये ऐसे ऐसी इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि इतनी छोटी छोटी चीजें पूरे आगे की स्टोरी को गवर्न कर रही है। ओके, सो दिस इज द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कोलाइडल सिस्टम। Till now we have seen the general introduction of colloidal system. Abhi colloids can be classified on the basis of their interaction with the solvent system, on the basis of the state of matter and on the basis of charge present over the colloidal particles. अभी ये जो आप बोर्ड पे आप देख रहे हैं, now this classification is on the basis of their nature of interaction or affinity toward the dispersion medium. इस बेसिस पे हमने कोलॉइड्स के 3 टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए हैं, द लायोफिलिक वन, लायोफोबिक वन एंड द एसोसिएशन कोलॉइड्स। ठीक है, अभी हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे।
So now there are few points on the basis of which these three types are compared. ठीक है, the first one is the affinity toward the dispersion medium. अभी लायोफिलिक कोलाइट के केस में क्या होता है, मैं वो 12th वाली चीजें नहीं बताऊंगा. फिलिक मीन्स लविंग, ठीक है, फोबिक मीन्स हेट कर रहा है. नाउ द लायोफिलिक मीन्स वंस व्हिच शोज हायर और द ग्रेटर एफिनिटी टुवर्ड द डिस्पर्शन मीडियम. ठीक है, ये आपको याद रखना है कि मीडियम के टुवर्ड ये हायर एफिनिटी दिखाते हैं. ये कोलाइड्स कौन से हैं? दीज आर द लायोफिलिक वन. अगला टाइप कौन सा है? लायोफोबिक कोलाइड्स. This shows the least or the lesser affinity toward the dispersion medium. ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएट है that is the association colloid. Okay, now ये डिस्क्रिप्शन था with respect to the affinity toward the dispersion medium. अभी आगे चलते हैं फॉर्मुलेशन मेथड. Now ध्यान से सुनना क्योंकि ये पॉइंट सीधे स्टेबिलिटी को कनेक्ट करते हैं. डिस्पर्स्ड spontaneously means आप जब लायोफिलिक कोलाइडल मटेरियल्स को डिस्कस कर रहे हो, यू आर एडिंग दैट लायोफिलिक कोलाइडल मटेरियल इनटू द डिस्पर्शन मीडियम. उस वक्त क्या होता है? these colloidal particle disperse spontaneously into the dispersion medium. ठीक है, so because of this there is no any specific method required for their formulation. ये किसके बारे में हुआ? लायोफिलिक कोलाइड के केस में. थोड़ा सा आगे चलते हैं. लायोफोबिक कोलाइड्स दिस शो लीस्ट और द लेसर एफिनिटी. एक तो दोनों का झगड़ा है, ऊपर से आप जबरदस्ती घुसाने की कोशिश करोगे तो होने वाला है क्या इजीली? बिल्कुल नहीं. सो हियर यू नीड सम एक्स्ट्रा एफर्ट. सो यहाँ पे कोलाइडल स्टेट इज अचीव्ड एदर विद द हेल्प ऑफ डिस्पर्शन और कंडेंसेशन मेथड. मैंने क्या स्टेटमेंट दिया? हियर कोलाइडल स्टेट इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ एदर डिस्पर्शन और कंडेंसेशन. दो वर्डिंग मैंने यूज की है. डिस्पर्शन यानी क्या? बड़ी चीज को तोड़ना, और कंडेंसेशन यानी क्या? छोटी चीज को जोड़ना. यानी यहाँ पे हमको करने का क्या है? अगर कोलाइड से बड़ी साइज है हमारे पास तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करना है और एक कोलाइडल स्टेट पे लेके जाना है. अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर लेवल पे मटेरियल हो तो उसे जोड़ते जाना है, यानी वी हैव टू कंडेंस, जॉइन द स्मॉलर टू अचीव द एनलार्ज. ठीक है, so with the help of these two you can achieve the colloidal state. जब आप dispersion methods की बात करते हो, so as to form the lyophobic colloid there are 4 methods: milling or grinding, peptidization and electric arc method. ये कहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं? अंडर द हेडिंग डिस्पर्शन. डिस्पर्शन मेथड फॉर व्हाट? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड. ओके, उसके बाद में आता है कंडेंसेशन. कंडेंसेशन यानी क्या? मॉलिक्यूलर लेवल पे या काफी छोटे लेवल पे जो पार्टिकल्स है उन्हें ज्वाइन करते जाओ. सो आपको एक बड़ी साइज मिलेगी और वो कोलाइडल स्टेट रहेगी. सो हियर यू कैन अचीव द कोलाइडल स्टेट एदर बाय केमिकल ट्रीटमेंट और एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट. ये ज्यादा फास्ट भी नहीं है, ज्यादा स्लो भी नहीं है. आपको सारा सीक्वेंस समझ के लेना है, इजीली समझ जाएगा. नाउ मैं उस हिस्से की तरफ जा नहीं रहा हूं. ठीक है, फॉर एसोसिएशन कोलाइड वी विल डिस्कस लेटर. फॉर्मुलेशन के बाद में आते हैं स्टेबिलिटी की तरफ. मैंने यहाँ पे क्या कहा था? हियर द डिस्पर्शन ऑकर्स स्पॉन्टेनियसली. इसकी वजह क्या है? बिकॉज दीज कोलाइडल मटेरियल शो हायर एफिनिटी टुवर्ड द मीडियम. हायर एफिनिटी होने की वजह से स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन आती है, यानी हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लेना पड़ रहा है. ठीक है, फॉर्मुलेशन करने के लिए. और फॉर्मुलेशन या फॉर्मुलेट करने के लिए भी आपको मेहनत नहीं करनी है, और इसे स्टेबल रखने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है, नाउ हियर इट इज क्लियरली रिटन बिकॉज ऑफ एफिनिटी टुवर्ड द डिस्पर्शन मीडियम और सॉल्वेंट, स्टेबल सॉल्वेंट शीट इज फॉर्म्ड अराउंड द कोलाइडल पार्टिकल. ठीक है, सो जो कुछ भी कोलाइडल पार्टिकल रहेंगे दोज विल बी हेवीली सॉल्वेटेड. ठीक है, अगर वाटर रहेगा तो हेवीली हाइड्रेटेड. ओके, इसके बाद में स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होने की वजह से किसकी? कोलाइडल पार्टिकल्स की. किसके साथ? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के साथ. सो स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन होने की वजह से विद द सराउंडिंग मीडियम दीज सिस्टम्स विल बी थर्मोडायनामिकली स्टेबल. ठीक है, आई होप कि ये सारा सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा. अभी आगे चलते हैं. अभी यहाँ पे स्टोरी क्या है? These are having a lesser or the least affinity towards the solvent. Spontaneous interaction मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा. Spontaneous interaction नहीं मिलेगा तो solvent sheet form नहीं होगी. And solvent sheet ना होने के वजह से
दिस विल बी थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। सो जब मैं अगर पूछूंगा कि ये थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्यों है, तो आंसर आना चाहिए बिकॉज ऑफ नॉन स्पॉन्टेनियस इंटरेक्शन विद द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। लायोफोबिक कोलाइड्स आर थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। सो क्वेश्चन आता है कि ये मीन्स अगर फॉर्मुलेट होते यानी स्टेबल स्टेट अचीव करते तो क्यों और किस वजह से स्टेबल स्टेट अचीव करेंगे। द आंसर विल बी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, जो हम अगले हिस्से में डिस्कस करेंगे। ओके, सो ये सब था लायोफिलिक और लायोफिलिक कोलाइड्स के डिस्क्रिप्शन। नाउ हियर these lyophilic colloids are also known as intrinsic colloids and lyophobic colloids are also known as extrinsic colloid। मैं थोड़ा सा यहाँ पे कुछ शॉर्ट आपको बताना चाहूंगा। एसोसिएशन कोलाइड्स किससे फॉर्म होते हैं? विद द एग्रीगेशन ऑफ सरफेक्टेंट्स। ठीक है, सरफेक्टेंट जब एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, यानी क्रिटिकल माइसेलर कॉन्सेंट्रेशन अचीव कर लेते हैं तो उस वक्त कोलाइडल स्टेट अचीव होती है। ओके, मैं बस इतना ही बता रहा हूँ एसोसिएशन कोलाइड्स के लिए, इसके लिए हम अलग से वीडियो रिकॉर्डिंग रखने वाले। नाउ अभी हमने डिस्कस किया एफिनिटी, हमने डिस्कस किया फॉर्मुलेशन, हमने डिस्कस किया स्टेबिलिटी, और एक छोटी सी चीज है जो जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आती है, वो है विस्कोसिटी। अगर आप लायोफिलिक कोलाइड्स की केस डिस्कस कर रहे हो तो हियर विस्कोसिटी इज हायर देन द मीडियम अलोन, यानी मैं सिर्फ अगर वाटर और वाटर में कुछ लायोफिलिक कोलाइड ऐड कर रहा हूं तो जो रिजल्टेंट मिक्सचर रहेगा उसकी विस्कोसिटी ज्यादा रहेगी। ठीक है, और अगर आप लायोफोबिक कोलाइड्स की डिस्कस करेंगे तो विस्कोसिटी विल बी इक्वल, एंड इफ यू आर डिस्कसिंग द एसोसिएशन कोलाइड, विस्कोसिटी में छोटा सा चेंज होगा, ज्यादा नहीं। ये पॉइंट कहाँ पे इंपॉर्टेंट है? आप जब टैबलेट कोटिंग को डिस्कस कर रहे हो थर्ड ईयर में, इन केस ऑफ टैबलेट कोटिंग कोलाइडल सॉल्यूशंस कभी कभी आ जाते हैं कोटिंग सॉल्यूशंस में, और आपको पता होना चाहिए कि आपका जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वेदर इट इज लायोफिलिक, लायोफोबिक और एसोसिएशन, उसके अकॉर्डिंग विस्कोसिटी चेंज होगी। विस्कोसिटी चेंज हो रहा है तो आपकी पैन कोटिंग की स्प्रे गन की जो चीजें है वो सारी चेंज हो जाती है। ओके, सो ये आगे का एप्लीकेशन है। एंड नाउ वी विल टर्न टुवर्ड द नेक्स्ट पॉइंट। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलाइड्स। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम यहाँ पे कोलाइड्स के किसी भी टाइप को कंसीडर नहीं कर रहे, वी आर डायरेक्टली डीलिंग विद द कोलाइड हेडिंग। ठीक है, देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्यूरिफिकेशन टेक्निक, ठीक है, जिससे हम कोलाइड्स को प्यूरिफाई कर सकते हैं। अभी अकॉर्डिंग टू द प्रोसेस, क्या प्रोसेस हो रही है, कौन सी चीज सेपरेट आउट हो सकती है, उसके बेसिस पे आपको कौन सी मेथड कौन से कोलाइड के टाइप को अप्लाई करनी है ये डिसाइड करना है। ये आपके अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज पे डिपेंड करेगा। सो नाउ हियर इज द टेबल। ठीक है, अभी मैं आज के इस जो पर्टिकुलर वीडियो रिकॉर्डिंग में आप देख रहे होगे, इट इज अ थर्ड टेबल। ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली टेबुलर फॉर्म में लिख के पढ़ के नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है डायलिसिस के पैराग्राफ के अंडर, इलेक्ट्रोडायलिसिस पैराग्राफ के अंडर, इन सब के अंडर क्या क्या पॉइंट्स दिए गए ये सबसे पहले मैं यहाँ पे समझ के लिए, ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे 1 बाय 1 उनको कंपैरेटिवली आपको प्रेजेंट किया गया है जिससे समझने में आसानी होती है। सो हियर प्यूरिफिकेशन में हम क्या डिस्कस करेंगे कि विच टाइप ऑफ सेपरेशन लेयर इज गेटिंग यूज इन द प्यूरिफिकेशन टेक्निक, फिर उसके बाद में प्यूरिफाई कर रहे हैं यानी सेपरेट कर रहे हैं तो कौन सी चीज की मूवमेंट अलाउड कर रहे हैं और कौन सी चीज की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, ये आपको समझना है। देन जब मूवमेंट हो रही है यानी माइग्रेशन हो रहा है, मास ट्रांसफर, ठीक है, माइग्रेशन यानी मास ट्रांसफर, तो वो किस नेचर का है, विच टाइप ऑफ मास ट्रांसफर इज देयर। देन उस मास ट्रांसफर को एनहांस करने के लिए आप कुछ एडिशनल चीज अप्लाई कर रहे हो कि नहीं, ठीक है। सो ये सारा जो एक्सट्रैक्ट है ये पैराग्राफ के अंडर से निकाला है और टेबुलर फॉर्म में आपको प्रेजेंट किया है और ये यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है। नाउ फर्स्ट वन इज द डायलिसिस टेक्निक। अभी यहाँ पे सेपरेशन मेथड क्या है, सेपरेशन टाइप और द लेयर, द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द 2 कंपार्टमेंट। मैं यहाँ पे डायग्राम को ज्यादा प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 2 कंपार्टमेंट दिए है which is separated by the semi permeable membrane. Now सिर्फ डायलिसिस डिस्कस करूंगा। Now across this semi permeable membrane किस चीज की मूवमेंट अलाउड है? Now here subcolloidal particles, ठीक है, subcolloidal particles which are present in a colloidal solution as a impurity, इनकी मूवमेंट across this semi permeable membrane is allowed.
इन द कंपार्टमेंट बी हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा, इन द कंपार्टमेंट ए हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन रहेगा, एंड इन द बी ओनली डिस्पर्शन मीडियम विल बी देयर, ठीक है। सो मूवमेंट ऑफ सब कोलाइडल पार्टिकल्स व्हिच आर प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटीज इज अलाउड अक्रॉस दिस इम्परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी, ठीक है। इतना समझ में आया। नाउ किस चीज की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट की गई है? कंपार्टमेंट ए में जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन है उसमें जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स ऑफ इंटरेस्ट है इनकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट की गई है, यानी इधर से फ्लो आएगा इधर जाएगा, ठीक है। और बी को आपको टाइम टू टाइम रिप्लेस करना है, ये क्यों मैं बताता हूँ। नाउ अभी जब मैं कह रहा हूँ कि हियर सब कोलाइडल पार्टिकल्स और द इम्प्यूरिटीज आर अलाउड टू मूव फ्रॉम कंपार्टमेंट ए टू कंपार्टमेंट बी ऑन द बेसिस ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। और किसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट की है? कोलाइडल पार्टिकल्स की, यानी अभी इम्प्यूरिटीज किधर जा रहे हैं? इन द कंपार्टमेंट बी। नाउ यहाँ पे कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया गया है क्या? नहीं, ठीक है। ओनली स्टीयरिंग इज डन एंड मीडिया बी, और बी में से जो ये रहेगा आपका जो मीडिया रहेगा उसे टाइम टू टाइम रिप्लेस करना है। क्यों? क्योंकि ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस होने के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट है ये बना रहना चाहिए, ठीक है। उसके लिए बी में जो मीडिया रहेगा उसे आपको रिप्लेस करना है। सो हियर सब कोलाइडल पार्टिकल्स और द इम्प्यूरिटीज आर अलाउड टू मूव एंड आवर कोलाइडल सॉल्यूशन व्हिच इज प्रेजेंट इन ए इज गेटिंग प्यूरिफाइड। इतना समझ में आया? ये समझना इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेसिस पे आगे की चीज है। अभी डायलिसिस के बाद में अगली प्यूरिफिकेशन टेक्निक है इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसमें नया क्या है? सिर्फ एक वर्ड, दैट इज द इलेक्ट्रोडायलिसिस। इसकी एंट्री कहाँ पे? डायरेक्ट एक्सटर्नल फोर्स। अभी मैं स्किप नहीं कर रहा हूं, मैं पूरा बताऊंगा आपको। हियर आल्सो देयर आर टू कंपार्टमेंट अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी दो कंपार्टमेंट के बीच में एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। नाउ ध्यान से सुनो, किस चीज की मूवमेंट अलाउड है यहाँ पे? कंपार्टमेंट ए में जो हमने सोल्यूशन ऐड किया है हमारा कोलाइडल सोल्यूशन, नाउ फ्रॉम दिस आयनिक और सब कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट आर अलाउड टू पास अक्रॉस द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये इनकी मूवमेंट अलाउड की है जो कि प्रेजेंट है एज अ इम्प्यूरिटी, ठीक है। अभी ए में क्या बचेगा? सिर्फ हमारा कोलाइडल सब्सटेंस जो हमारा इंटरेस्ट है, ठीक है। नाउ बी में आपको वही करना है, टाइम टू टाइम रिप्लेस करना है सो एज टू मेंटेन द इलेक्ट्रोकेमिकल और द इलेक्ट्रोकेमिकल कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, जिसके वजह से ये जो आयन्स ये सब कोलाइडल इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल ये मूव होगा, ओके। नाउ यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स जो अप्लाई किया गया है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, एंड बिकॉज ऑफ दिस अप्लाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंस्टेड ऑफ डायलिसिस इट इज नोन एज द इलेक्ट्रोडायलिसिस। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? ये पॉइंट पे, अगर आपकी इम्प्यूरिटी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत बहुत लॉजिकल और प्योर टेक्निकल चीज बता रहा हूं, अगर आपकी इम्प्यूरिटी नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, तो उस केस में आपको डायलिसिस यूज करना है। अगर आपकी इम्प्यूरिटी कोलाइडल सॉल्यूशन में अगर आपकी इम्प्यूरिटी आयनिक या इलेक्ट्रोलाइटिक नेचर के, तो आपको इलेक्ट्रोडायलिसिस यूज करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ इम्प्यूरिटी द टेक्निक्स आर डिटरमाइंड, ठीक है। इसके बाद में आते हैं थर्ड टेक्निक की तरफ, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। टाइप ऑफ सेपरेशन लेयर क्या है यहाँ पे? मॉडिफाइड फिल्टर पेपर, यानी नॉर्मल फिल्टर पेपर नहीं है, इट इज अ मॉडिफाइड फिल्टर पेपर। मॉडिफाई कैसे किया गया है? नाउ हियर ओवर द फिल्टर पेपर कोलोडियन इज स्प्रेड। कोलोडियन क्या है? कोलोडियन इज नथिंग बट द सिरपी सॉल्यूशन ऑफ नाइट्रोसेल्युलोज, ठीक है। नाइट्रोसेल्युलोज का सिरपी सॉल्यूशन फिल्टर पेपर पे स्प्रे किया जाता है, तो क्या मिलेगा? वी विल हैव मॉडिफाइड फिल्टर पेपर। नाउ दिस मॉडिफाइड फिल्टर पेपर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द टू कंपार्टमेंट। यहाँ पे आपको ध्यान से समझना है, मैंने डायलिसिस और इलेक्ट्रोडायलिसिस में क्या किया था यहाँ पे कि बी को टाइम टू टाइम रिप्लेस किया था और ए में हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ इंटरेस्ट था। अभी यहाँ पे थोड़ा सा अलग होने वाला है जो आपको समझना है। मॉडिफाइड फिल्टर पेपर है इन बोथ द कंपार्टमेंट, ठीक है। नाउ यहाँ पे किस चीज की मूवमेंट अलाउड है? कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट अलाउड है। और किस चीज की मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है? लार्जर पार्टिकल्स या कोर्स पार्टिकल। यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के केस में क्या हो रहा है, जो इम्प्यूरिटीज है उनका साइज रेंज ज्यादा है कोलाइड्स के केस से, और डायलिसिस के केस में क्या था, जो इम्प्यूरिटीज थी उनका साइज रेंज कम था।
इसलिए कोलॉइड्स की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट की गई थी। और यहाँ पे जैसे ही इम्प्योरिटी का लेवल बढ़ जाता है तो हमारा कोलॉइडल पार्टिकल इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और रेस्ट्रिक्ट क्या होगा, लार्जर पार्टिकल। यानी अगर मैंने हमारे सॉल्यूशन को ए में ऐड किया था तो हमारे कोलॉइड्स अभी किधर जाएंगे, बी में, यानी इम्प्योरिटी कहाँ पे रहेगी, ए में। सो यहाँ पे कोलॉइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट अलाउड है, ठीक है। एंड नाउ द मूवमेंट ऑफ लार्जर पार्टिकल्स इज रेस्ट्रिक्टेड। यानी मैंने ए कंपार्टमेंट में अगर हमारा कोलॉइडल सॉल्यूशन ऐड किया होगा तो हमारे जो कोलॉइडल पार्टिकल्स ऑफ इंटरेस्ट है दे विल मूव टुवर्ड द बी, और अपोजिट हो रहा था इन दोनों के केस में, ठीक है। ध्यान से समझ लो, आई एम श्योर कि ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। लार्जर पार्टिकल्स थे, दोज आर द कोर्स पार्टिकल, और यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर क्या अप्लाई किया जा रहा है, सॉरी एक्सटर्नल चीज अप्लाई की जा रही है। And here the external force which is being applied is the pressure of suction, ठीक है। नेचुरल डिफ्यूजन या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट यहाँ पे ऑपरेट नहीं करेगा, आपको प्रेशर या सक्शन का अप्लाई करना है। एंड दिस इज द अल्ट्राफिल्ट्रेशन। सो वी हैव डिस्कस्ड द 3 टेक्निक्स ऑफ प्यूरिफिकेशन, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। ये पॉइंट्स को कंसीडर करके अगर आप फिर से अगर सुनोगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। And the next thing we are going to discuss is the properties of colloids. Now we are going to discuss. Now we are going to discuss the properties of colloids. There are 5 different properties of colloids. ठीक है? First one electrical properties, second one kinetic properties, third one optical properties, and the next two are absorption or mechanical properties. अभी kinetic and electrical, these are very important, ठीक है। optical properties आप adjust कर सकते हो, ठीक है। Now in case of electrical properties we have to study the electrophoresis and electroosmosis. In kinetic properties we have to study Brownian motion, diffusion, sedimentation and osmosis. ये था काइनेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। द नेक्स्ट वन इज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको टिंडाल इफेक्ट समझ के लेना है। एंड एब्जॉर्प्शन मैकेनिकल आप पढ़ सकते हो, या फिर आप इतना भी याद रखते हो कि दीज 2 प्रॉपर्टीज आर देयर, दैट इज सफिशिएंट। नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट स्टडी द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अभी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे सबसे पहले मैं सरफेस पे चार्ज और द पोटेंशियल और द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल डबल लेयरिंग आता कहां से है, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। एंड देन वी विल मूव टुवर्ड द इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। फर्स्ट, कोलॉइडल पार्टिकल एब्सॉर्ब द आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम, ठीक है। मैं यहाँ पे 4 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बता रहा हूँ जो आपको ध्यान से सुनने हैं। कोलॉइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं। व्हाट दे एब्सॉर्ब, आयंस और इलेक्ट्रोलाइट्स फ्रॉम द डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्शन मीडियम यानी क्या, आपका सॉल्वेंट, ठीक है। सो वहां से एब्सॉर्ब करेंगे, इंटरैक्ट नहीं बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं, एब्सॉर्ब आयंस और इलेक्ट्रोलाइट। अभी आयंस और इलेक्ट्रोलाइट के एब्सॉर्ब होने की वजह से वहां पे सरफेस चार्ज डेवलप होता है ओवर द सरफेस ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। वन सरफेस चार्ज इज क्रिएटेड। और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आयन, यानी नेगेटिवली चार्ज आयन एब्सॉर्ब हुआ तो लेयर जो रहेगा उसका चार्ज क्या रहेगा, नेगेटिव। पॉजिटिवली चार्ज आयन अगर एब्सॉर्ब होता है तो उसका चार्ज क्या रहेगा, पॉजिटिव। सो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ आयन और इलेक्ट्रोलाइट इज एब्सॉर्ब, द चार्ज इज क्रिएटेड। इतना समझ में आया, कोई जल्दबाजी नहीं है। नहीं समझ में आया होगा तो रिवाइंड कर लेने का, ठीक है। कल ही जीपैट को नहीं जाने का है, और अगर जीपैट क्या पहली रात में देखते हो तो स्टॉप करो। तो व्हाट हैपेंस, अकॉर्डिंग टू द एब्सॉर्ब आयन और इलेक्ट्रोलाइट सरफेस चार्ज इज क्रिएटेड। उसके बाद में जब हमारे पास 2 कोलॉइडल पार्टिकल है, दोनों भी नेगेटिवली चार्ज है, नाउ दिस विल नॉट अट्रैक्ट, ऑब्वियसली क्या होगा, उसमें रिपल्शन होगा। सो दिस डू नॉट, सिमिलरली चार्ज पार्टिकल डू नॉट क्लस्टर्स और एग्रीगेट, एंड इंपॉर्टेंट थिंग, दे नॉट इवन सेटल्स डाउन, ठीक है। ये सब कहां से हो रहा है, सरफेस चार्ज के साथ में। देन एट द सेम टाइम we are having the charged colloidal particles also, and we also have the polar dispersion medium.
This polar dispersion medium, it could be partially or completely charged. गाड़ी कहाँ पे जा रही समझ में आ रहा है ना? हमने पहले क्या डिस्कस किया कि कोलॉइडल पार्टिकल के सरफेस पे चार्ज कैसे आया। वो स्टोरी होने के बाद में हम सीधा किधर चले गए? डिस्पर्शन मीडियम की तरफ। डिस्पर्शन मीडियम यानी क्या? सॉल्वेंट। मतलब अभी हमारे पास क्या है? सध्याची स्थिती काय आहे? चार्ज सरफेस और द चार्ज रीजन ऑफ कोलॉइडल पार्टिकल। एट द सेम टाइम वी आर हैविंग पार्शियली और कंप्लीटली चार्ज डिस्पर्शन मीडियम। दोनों भी चार्ज हो गए। अब हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में डिस्कस करते हैं ना, उसको किसने इतना चार्ज किया, ठीक है, यानी दोनों भी एक्टिव है। हमारे कोलॉइडल पार्टिकल यानी डिस्पर्स्ड फेज और हमारा डिस्पर्शन मीडियम दोनों भी चार्ज है। सो इन दोनों के चार्ज होने की वजह से जो सरफेस रहता है वहां पे पोटेंशियल डेवलप होता है, ठीक है। सो दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ सरफेस पोटेंशियल। एंड ये पूरा कंसेप्ट जो है आपका इलेक्ट्रिकल डबल लेयर का बेसिस है, ठीक है। सीक्वेंस क्या था? एड्सॉर्ब आयन, पहले आयंस एड्सॉर्ब हो गए, लेयर जनरेट होगा। अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एड्सॉर्ब आयंस चार्ज विल बी जनरेटेड, सरफेस चार्ज जनरेट होगा। किसका? कोलॉइडल पार्टिकल्स का। और उसके साथ में हमारे पास क्या है? पोलर डिस्पर्शन मीडियम व्हिच कुड बी पॉजिटिवली चार्ज, व्हिच कुड बी नेगेटिवली चार्ज। और चार्जेस में डिफरेंस होने की वजह से सरफेस पोटेंशियल जनरेट होता है। ये है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का बेसिस, ठीक है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइड्स। और वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने जो देखा वो था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का बेसिस। और जो दो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने वाले वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रोऑस्मोसिस, ठीक है। अभी अगेन टेबुलर फॉर्म, ठीक है, मैं शॉर्टकट में नहीं पढ़ा रहा हूं, दिस इज द करेक्ट वे टू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स, ठीक है। जब मैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहा हूं, we will discuss this electrophoresis in one compartment only, यानी एक बीकर है तो उसी को हम वन कंपार्टमेंट करके इलेक्ट्रोफोरेसिस का कंसेप्ट समझेंगे। जब मैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे हमें दो कंपार्टमेंट लगेंगे। अगेन वो टिपिकल डायग्राम लगेंगी। यहाँ पे देयर आर टू कंपार्टमेंट ए एंड बी सेपरेटेड बाय सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये लगेगा इलेक्ट्रोऑस्मोसिस के केस में, यानी टू कंपार्टमेंट सिस्टम। Now, both electrophoresis and electroosmosis electrical properties है। और यहाँ पे इन प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, स्टडी करने के लिए कोलाइड्स के जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जा रहा है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन बोथ द केसेस, ठीक है। बिकॉज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना ये एक्शन है और इसके अगेंस्ट जो सोल्यूशन से रिएक्शन आएगा वो मूवमेंट से, movement of either colloidal particle, movement of either solvent molecules, ठीक है। So we will discuss first the electrophoresis। single compartment system है, external force applied is the electric field। यहाँ पे जो movement allowed है, ठीक है, what is moving inside one compartment, that is the colloidal particle। और movement restricted में मैंने blank रखा है, none। एक ही कंपार्टमेंट है, उसमें सॉल्वेंट क्या मूव करेगा? So here only colloidal particles are moving from positively charged electrode to negatively charged electrode, या फिर from the negatively charged electrode to positively charged electrode। अभी ये डिपेंड करेगा कोलाइड्स के नेचर ऑफ चार्ज पर, ठीक है। सरफेस चार्ज किस नेचर का है उस पे ये सब डिपेंड करेगा। बट व्हाट इज मूविंग हियर? कोलाइडल पार्टिकल्स आर मूविंग अंडर द influence of externally applied electric field and this is known as the electrophoresis। ये डिस्कस हो रहा है वन कंपार्टमेंट में। नेक्स्ट वन, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। अगेन हियर एक्सटर्नल फोर्स व्हिच इज अप्लाइड इज द इलेक्ट्रिक फील्ड, बट छोटा सा ट्विस्ट है। हियर टू कंपार्टमेंट आर देयर व्हिच आर सेपरेटेड बाय द सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन। अभी हमारे यहाँ पे एक्शन क्या है? हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे, तो रिएक्शन क्या आएगी? कुछ ना कुछ मूव करेगा। अभी यहाँ पे किसकी मूवमेंट अलाउड है? ऑस्मोसिस है। तो हियर solvent molecules or the dispersion medium is moving across the semi permeable membrane।
और सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की पोर साइज ऐसी है कि जिसके वजह से कोलाइडल पार्टिकल्स की मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट की जाती है एंड दिस कांसेप्ट इज नोन एज द इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। ठीक है, इजीएस्ट है, इतना आपको समझना है। ये दो प्रॉपर्टीज आते हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के अंडर। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी और डिस्कस इज द काइनेटिक प्रॉपर्टी, जिसमें आएगा ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन एंड ऑस्मोसिस। ओके, now we are going to discuss the kinetic properties. Kinetic properties of colloids means those are due to the motion. इससे पहले जो हमने डिस्कस किया था वो था इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, मींस ड्यू टू द सरफेस चार्ज ऑफ एइदर डिस्पर्स्ड मॉलिक्यूल्स और डिस्पर्शन मीडियम। अभी जो हम डिस्कस करेंगे दोज आर द काइनेटिक प्रॉपर्टीज। चार प्रॉपर्टीज आपको मेंशन किए गए थे, ब्राउनियन मोशन, डिफ्यूजन, सेडिमेंटेशन, ऑस्मोसिस। देखो जनरली जब आप जीपैट के ट्यूशंस अटेंड करते हो तो यू आर इन द थर्ड ईयर और फाइनल ईयर। ठीक है, अभी होता क्या है कि दिस कॉन्सेप्ट्स आपको अपेरेंटली काफी इजी लगते हैं, आप सुपरफिशियली इन्हें सही से बता भी देते हो, बट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से या फिर एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन पूरा ठीक से रिकॉल ना होने की वजह से आपका आगे का जो नॉलेज रहता है थर्ड और फाइनल का वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है। सो जो है ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हो तो आप अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, एंड इफ यू आर इन द सेकेंड ईयर इट इज गुड टू रिमेंबर दिस प्रॉपरली। ठीक है, ये जो आपके स्क्रीन पे ये ज्यादा सुपरफिशियल भी नहीं है और ज्यादा डेप्थ में भी नहीं है, बट इट इज अप टू द करेक्ट लेवल। ये आपको अच्छे से समझने के लिए इस फॉर्म में मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। The first one we have to discuss is the Brownian motion. Brownian motion क्या है? It refers to the random or zigzag movement of colloidal particles. This Brownian motion is governed by size and the viscosity as well as gravity. ठीक है, अभी ग्रेविटी को इतना कंसिडरेशन नहीं दिया जाता है इसमें, but it is there. Now, when you are increasing the size of colloidal particle, when you are increasing the viscosity of dispersion medium, at that time there is a decrease in the Brownian motion. ये इजी लगता है, बहुत इजी लगता है, पर जब एप्लीकेशन का टाइम आता है नॉलेज का तब चीजें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ये आपको स्केल अप में लगेगा फाइनल ईयर में। सो व्हेन यू आर इंक्रीजिंग द साइज एंड विस्कोसिटी Brownian motion is getting affected, but if you are decreasing the size of colloidal particle, you are decreasing the viscosity of dispersion medium, at that time there is a increase in Brownian motion. ठीक है, सेम कंसेप्ट आप सस्पेंशन इमल्शन में यूज करोगे। देन ये था ब्राउनियन मोशन। इसके बाद में आता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है? हियर इज द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अक्रॉस द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट या कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, मींस फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टुवर्ड द लोअर कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। ओके, ठीक है, सो एज टू अचीव द इक्विलिब्रियम। अभी here one equation is there for the osmosis or osmotic pressure. That equation is known as the Van't Hoff law, जो आपकी स्क्रीन पे अपीयर होगा। ये था ऑस्मोसिस के बारे में। मैंने जस्ट 2 लाइंस आपको बताया ऑस्मोसिस के कि यहाँ पे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का फ्लो होता है फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन एंड देयर इज अ इक्वेशन गवर्निंग दिस ऑस्मोटिक प्रेशर नोन एज द Van't Hoff लॉ। मैं ऑस्मोसिस को डिटेल में पढ़ा नहीं रहा हूँ, आई एम जस्ट डिस्कसिंग द प्रॉपर्टी associated with the colloid. Okay, if you want to learn osmosis, I will provide individual video lectures on the basis of these concepts. Osmosis के बाद में हम आते हैं डिफ्यूजन की तरफ। It is the movement of colloidal particles. वहां पे solvent molecules ने मूव किया था, यहाँ पे colloidal particles मूव कर रहे हैं, again from higher concentration to lower concentration. जब हम ये बोल रहे हैं कि हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज रेफरिंग टू कोलाइडल पार्टिकल, दिस कॉन्सेंट्रेशन टर्म रेफरिंग टू द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। ये आपको समझ के लेना है, यानी एक ही पार्टिकल को हर जगह मत कंसीडर करो, ठीक है, उससे गलत कंसेप्ट डेवलप होगा। जब मैं डिफ्यूजन की बात कर रहा हूँ, देयर इज वन इक्वेशन व्हिच गवर्न्स द डिफ्यूजन प्रोसेस, दैट इज नोन एज द फिक्स्ड फर्स्ट लॉ। व्हाट इज फिक्स्ड फर्स्ट लॉ? dm/dt, rate of mass transfer is directly proportional to the area and the concentration gradient. इसमें constant आता है, वो है diffusion coefficient and the equation is dm/dt equals to minus sign in bracket dA, ठीक है, d मतलब diffusion coefficient, A means area,
dc/dt dx यानी आपका कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट आएगा। तो यहाँ पे ये जो माइनस टर्म है इट इंडिकेट्स द ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल और द माइग्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर टू लोअर, एक नेगेटिव साइड में जा रहा है, दैट्स व्हाई हियर द नेगेटिव साइन इज प्रेजेंट। ये था डिफ्यूजन के लिए। देन डिफ्यूजन के बाद में आता है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है कि सेटल डाउन, यहाँ पे ग्रेविटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चीफली और प्रीडोमिनेंटली ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वॉल्व्ड हियर। हियर इट इज द टेंडेंसी ऑफ पार्टिकल्स टू सेटल डाउन, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल पार्टिकल्स एंड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, ठीक है, बेसिक फर्क आपको समझ में रहना चाहिए। So it is the tendency of particles to settle down under the gravitational influence. This sedimentation is observed in case of larger colloidal particles, ठीक है। Then one equation is present which governs the sedimentation and that is known as the Stokes law. ये चारों कंसेप्ट जो है मैंने आपको ये पढ़ा है नहीं, बस ये कोलॉइड में कैसे प्रेजेंट है मैं वो आपको बता रहा हूँ। आई एम अगेन क्लैरिफाइंग दिस थिंग। हम कोलॉइड्स में इनका डिटेल में डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड कर सकते। So these were the kinetic properties of colloids. इसके बाद में रहेंगे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपको सिर्फ टिंडाल इफेक्ट कंसीडर करना है जो आपको पता है, द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। एंड द टू प्रॉपर्टीज आर देयर, एड्सॉर्प्शन एंड मैकेनिकल, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सो नाउ वी आर डायरेक्टली मूविंग टुवर्ड द स्टेबिलिटी ऑफ कोलॉइड्स। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफिलिक कोलॉइड। और लायोफिलिक कोलॉइड की स्टेबिलिटी डिस्कस होने के बाद में लायोफोबिक कोलॉइड की तरफ जाएंगे, ठीक है। बिफोर दिस टू, हम इससे पहले यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देते हैं। वी हैव टू इंपॉर्टेंट कोलॉइड्स, लायोफिलिक कोलॉइड्स एंड लायोफोबिक कोलॉइड। अभी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम ऐसा डायरेक्टली नहीं कंक्लूड कर सकते कि लायोफिलिक के केस में जो सॉल्वेंट शीट है या सॉल्वेशन है यही इंपॉर्टेंट है और यही चीज स्टेबिलिटी गवर्न करती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। So both things are essential in both cases, ठीक है। बट एक जो परसेंटेज रहता है कि जिसके वजह से स्टेबिलिटी टिकी हुई है वो आपको समझना है। In case of lyophilic colloid, stability is governed by degree of solvation and it is influenced by electrical double layer, यानी इलेक्ट्रोलाइट आयंस जो कुछ भी आप ऐड करोगे वो इन्फ्लुएंस करेगा, बट चीफली गवर्न कौन कर रहा है, द डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, यानी जो सॉल्वेंट शीट फॉर्म हुई है लायोफिलिक कोलॉइड्स के अराउंड वो उसकी स्टेबिलिटी गवर्न करेगी। लायोफोबिक कोलॉइड्स की अगर हम बात करते हैं तो वहां पे स्टेबिलिटी गवर्निंग फैक्टर्स जो है वो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। जब तक इलेक्ट्रिकल डबल लेयर स्ट्रांग है तब तक इसे कोई हिला नहीं सकता। At the same time, its stability is also influenced by degree of solvation, यानी सॉल्वेंट का फैक्टर वहां पे भी प्रेजेंट है। मैंने यहाँ पे हेडिंग इसीलिए इंटेंशनली ये वर्ड्स यूज किए, स्टेबिलिटी गवर्निंग फैक्टर एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय, ठीक है, ये आपको समझना है। अभी हम आते हैं लायोफिलिक कोलॉइड्स के स्टेबिलिटी के डिस्कशन के तरफ। स्टेबिलिटी इज डिपेंडेंट ऑन बोथ फैक्टर्स, डिग्री ऑफ सॉल्वेशन एंड इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। However, degree of solvation is the major governing factor. Then, until जब तक दोनों भी फैक्टर्स प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है, कोलाइडल पार्टिकल्स यानी लायोफिलिक कोलॉइड्स इज कोलाइडल पार्टिकल्स डू नॉट एग्रीगेट और कोएगुलेट, ठीक है, और आपका लायोफिलिक कोलाइडल सिस्टम बना रहेगा जब तक दोनों भी फैक्टर प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट है। देन एक क्वेश्चन है, आई विल रिक्वेस्ट यू, ठीक है, रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप ये पॉइंट समझ लो, जिलेटिनस कोलाइडल सॉल्यूशन का एट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट कैसे स्टेबल रहता है, ठीक है। इसको टेक्निकली आप खुद को समझाओ या डिस्कस करो, ये आपको समझना है। ये आपके आज के पूरे लेक्चर को वहां पे अप्लाई करना है, ये मैंने सिखाया नहीं है, हाँ, लेकिन इसे समझने के लिए जो बेसिक चीजें वो सारी लेक्चर में मैंने बताई है। अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। दीज लायोफिलिक कोलाइड्स रिमेन स्टेबल रहते हैं इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इनके स्टेबिलिटी को फर्क नहीं गिरता। जो नोट्स में एक क्यूरी आई थी कि सम कॉन्ट्रास्टिंग इंफॉर्मेशन वहां पे डाउटफुल इंफॉर्मेशन थी। सो हियर आई एम क्लियरली इन्फॉर्मिंग यू कि लायोफिलिक कोलाइड रिमेन स्टेबल इन प्रेजेंस ऑफ स्मॉल इलेक्ट्रोलाइट। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू इन केस ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स, ठीक है, वो अनस्टेबल रहते हैं। देन अभी वेरिएशन इन डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, यानी लायोफिलिक कोलाइड्स के केस में
variation in degree of solution as well as nature of electrolytes or the ions you are adding, these two things decides how much amount of ions or electrolytes are required to precipitate or coagulate the lyophilic colloidal system. प्राइमरीली जो चीज डिसाइड करेंगे वो रहेगी डिग्री ऑफ सॉल्वेशन, यानी कितना सॉल्वेटेड है हमारा कोलॉइड, यानी उसमें सॉल्वेंट कितना है, ये फर्स्ट डिसाइड करेगा कि आपको कितना आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स उस सिस्टम में ऐड करना है, सो एज टू कॉज द प्रेसिपिटेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ लायोफिलिक कोलॉइडल सिस्टम। एट द सेम टाइम जो आयन और इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हो उसका नेचर कितना है, वैलेंस क्या है, ठीक है, ये डिसाइड करेंगे कि हाउ मच अमाउंट यू विल नीड, ठीक है। Now, three things which causes the lyophilic colloidal system instability: addition of non-solvent या फिर excess amount of electrolyte और ions ऐड कर दिए, या फिर oppositely charged ions is added. These three things causes इंस्टेबिलिटी इन लायोफिलिक कोलॉइडल सिस्टम, ठीक है, जिसमें से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रहेगा वो है एडिशन ऑफ नॉन सॉल्वेंट, ठीक है। हम डिस्पर्शन मीडियम को इम्प्योर कर रहे हैं जिसके वजह से डिग्री ऑफ सॉल्वेशन अफेक्ट होता है, और जैसे ही डिग्री ऑफ सॉल्वेशन अफेक्ट हो जाएगा इनकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। या फिर अगर आप एक्सेस अमाउंट ऑफ आयंस ऐड कर देते हो तो एट दैट टाइम व्हाट विल हैपन, सॉल्वेंट्स जो कोलाइडल पार्टिकल्स के साथ में अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे अभी वो उन्हें रिप्लेस कर देंगे विद दिस एक्सेस आयंस, तो इनका डिग्री ऑफ सॉल्वेशन तो कम हो रहा है, सो दे विल अंडरगो द इंस्टेबिलिटी, दैट इज द प्रेसिपिटेशन ऑफ कोएगुलेशन। एंड नाउ वी विल मूव टुवर्ड द स्टेबिलिटी स्टडीज ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सिस्टम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट सेक्शन, दैट इज द स्टेबिलिटी ऑफ लायोफोबिक कोलाइड्स। Here the heading directly given is the electrostatic stabilization of lyophobic colloid. हमने वहाँ पे टेबल में देखा था कि stability is governed by both factor. अगर lyophobic को डिस्कस कर रहे हैं तो electrical double layer is the major governing factor. Now जब हम electrostatic stabilization ये word apply कर रहे हैं lyophobic colloids को, तो क्या है इसका मीनिंग? Electrostatic stabilization refers to proper balance in between the repulsive forces and attractive forces across the electrical double layer, ठीक है, यानी एक फोर्स है अट्रैक्टिव फोर्स और दूसरा फोर्स है रिपल्सिव फोर्स, इनका काउंटर बैलेंसिंग होता है। नाउ इलेक्ट्रिकल रिपल्शन फोर्स रिप्रेजेंट द रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव के लिए कौन रिप्रेजेंट करेगा, वैन डर वाल इंटरैक्शन फोर्सेस। इन दोनों का जो प्रॉपर बैलेंस रहता है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ लायोफोबिक कोलाइड, और ये बैलेंस कहाँ पे होता है, अक्रॉस द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर ऑफ सिमिलर कोलाइडल पार्टिकल्स। घटना कुठे घडती है हे समजलं पाहिजे, ठीक है, मीन्स ये स्टोरी हो कहाँ पे रही है पहले आप ये समझ लो, तब जाके आप पूरा पिक्चर बना सकते हो। सो दो फोर्सेस हो गए। नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। मैं काफ़ी शॉर्ट में यहाँ पे बता रहा हूँ और ये इजी भी है समझने के लिए, ज़्यादा डिफिकल्ट है भी नहीं। ये आपका कोलाइडल पार्टिकल है। कोलाइडल पार्टिकल क्या करता है, आयंस या इलेक्ट्रोलाइट्स को एब्जॉर्ब करेगा। अभी के लिए सपोज फॉर कंसिडरेशन दीज एब्जॉर्ब्ड आयंस जो रेड कलर में, दीज आर नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, यानी एब्जॉर्ब्ड लेयर जो बन रहा है वो नेगेटिवली चार्ज है। अभी नेगेटिवली चार्ज लेयर बनने के वजह से यहाँ पे क्या होगा, from the dispersion medium this layer will attract positively charged ions, so automatically negative के बाद में क्या जनरेट हो रहा है, positively charged ions का लेयर। अभी इसके बाद में इनके काउंटर चार्ज का जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहेगा अपोजिटली चार्ज, ठीक है, वो यहाँ पे एक शीट फॉर्म करेगा या लेयर या फिर फिल्म फॉर्म करेगा, ठीक है, यानी 3 लेयर्स यहाँ पे जनरेट हो गए। बट हम वर्डिंग क्या यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। तो ये बेसिक चीज अभी आपको समझ के लेनी है, ठीक है, इसके बाद में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये रेड कलर के आयन से और ब्लू कलर के भी आयन से, एट द सेम टाइम उसके बाद में जो आ रहा है ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स है। ओके, इतना फर्क समझ में आया। सो हियर एड्सॉर्ब आयंस आर नेगेटिवली चार्ज एंड इसके बाद में जो
यहाँ पे अट्रैक्ट हुए वो है काउंटर आयंस, ठीक है। सो आयंस का जो एक सिंगल लेयर, अभी हम कहेंगे, वर्ड यूज करेंगे सिंगल लेयर आयंस का, ये रहेगा आपका लेयर नंबर 1। और इन आयंस के बाद में जो सॉल्वेंट की फिल्म यहाँ पे फॉर्म हो रही है उसे मैं कहूंगा लेयर नंबर 2, यानी आयंस का एक लेयर और एक सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का लेयर। इसीलिए इस पूरे जोन को जो वर्ड यूज किया जाता है वो है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। अभी बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द चार्ज और डिफरेंस इन द चार्ज, वहां पे एक पोटेंशियल जनरेट होता है अक्रॉस दिस डिफरेंट सरफेसेस, और वो सरफेस पोटेंशियल अभी हम डिस्कस करेंगे ओवर द स्क्रीन ओनली। ओके, सो इससे पहले हमने देखा कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन। मैं ऑन स्क्रीन आपको फिर से बता देता हूँ। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टेबलाइजेशन ऑफ कोलाइड्स मतलब क्या? इट इज द मैकेनिज्म वेयर द अट्रैक्टिव वैन डर वाल्स फोर्सेस आर काउंटर बैलेंस्ड बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस, ठीक है। और ये दोनों भी फोर्सेस सिमिलरली चार्ज कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में काम करते हैं। योर कोलाइडल पार्टिकल्स कुड बी पॉजिटिवली चार्ज और इट कुड बी नेगेटिवली चार्ज, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक बैलेंस रहता है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस का। सो इससे मैं क्या कंक्लूजन निकालूंगा कि इन द कोलाइडल पार्टिकल्स देयर आर टू इंटरैक्शन, यानी कोलाइडल, दो सेम कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में दो टाइप के इंटरैक्शन ऑब्जर्व होते हैं। द फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस एंड सेकंड वन इज वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शन, जिसे आप ब्रैकेट में अट्रैक्शन मेंशन कर सकते हो, ठीक है। अभी इससे रिलेवेंट जो एनर्जी रहती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस की एनर्जी और वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की एनर्जी, ठीक है, इन दोनों को मिला के हमें टोटल एनर्जी मिलती है, और वो हम विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस उसका ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है, जो कि अभी आगे आपको प्रेजेंट होगा। अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ठीक है, इट इज़ द ग्राफ ऑफ डिस्टेंस वर्सेस द एनर्जी, या टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी कौन सी है? द रिपल्सिव एंड अट्रैक्शन फोर्सेस के बेस पे जो मिलती है उसे हम टोटल एनर्जी यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। सो ग्राफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट द डिस्टेंस। अभी जब मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये, तो आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग्स विद द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिस्टेंस, यानी मैं डिस्टेंस को कम कम करते हुए आपको मेंशन करूँगा स्क्रीन पे, वैसे आपको प्रेजेंटेशन आएगा, ठीक है। सो जब डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, व्हेन द डिस्टेंस इज़ वेरी लार्ज, एट दैट टाइम एनर्जी इज़ न्यूट्रल। जो पॉइंट आपके स्क्रीन पे मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ एक सर्कुलर फॉर्म में। नाउ अभी थोड़ी देर बाद अगर मैं दो पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस कम करता हूँ, ठीक है, हियर डिस्टेंस मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू कोलाइडल पार्टिकल, और मैंने इस पर्टिकुलर पॉइंट से, जो अभी आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कम किया इस ग्रीन कलर के पॉइंट तक, तो इस दरमियान क्या हुआ कि एनर्जी डिक्रीज हुई, ठीक है। और इस पॉइंट पे जो हम कंडीशन मिलती है हमें, वो रहता है सेकेंडरी मिनिमम, ठीक है। दिस सेकेंडरी मिनिमम, ओके, और दिस लेवल ऑफ एनर्जी इज द साइन ऑफ बेटर फ्लोक्यूलेशन। अभी यहाँ से बाद में अगर मैं डिस्टेंस और कम करते जाऊँ, तो एक सरप्राइजिंगली क्या हो रहा है, अब तक जो एनर्जी कम हो रही थी अभी वो बढ़ती जा रही है, ठीक है, एरो फॉर्म में आपको प्रेजेंट हो रहा है, और बढ़ते बढ़ते एक हाईएस्ट पॉइंट पे आ जाती है। और ये जो पिंक कलर का बॉल है यहाँ पे, जो हाईएस्ट पॉइंट है, इट इज़ द प्राइमरी मैक्सिमम। दिस रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ बेटर स्टेबिलिटी, ओके। सो ये हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट है। और सरप्राइजिंगली क्या हुआ, पहले जो ग्रीन कलर का पॉइंट आप देख रहे हो स्क्रीन पे, वहाँ पे डिस्टेंस ज़्यादा था, अभी डिस्टेंस कम किया तो एनर्जी इंक्रीज हो गई। अभी और ट्विस्ट क्या है, अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस और कम कर रहा हूँ तो एनर्जी सरप्राइजिंगली डिक्रीज होती है। और ये इस ब्लू कलर के डॉट पे अगर हम इतना अगर डिस्टेंस कम कर दे तो एनर्जी लेवल सबसे कम हो जाता है, और ये जो पॉइंट है एनर्जी लेवल का, इसे कहा जाता है प्राइमरी मिनिमम, एंड दिस इज द साइन ऑफ प्रेसिपिटेशन। अगर आप दो कोलाइडल पार्टिकल्स का बीच का डिस्टेंस अगर इस पॉइंट तक लाते हो तो यहाँ से प्रेसिपिटेशन होना स्टार्ट हो जाता है, ओके। एंड द एनर्जी पॉइंट हियर इज द प्राइमरी मिनिमम, ठीक है। अब मैं इसे और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ वन बाय वन। मैं सबसे पहले आपको सेकेंडरी मिनिमम बता रहा हूँ। यहाँ पे डिस्टेंस अच्छा खासा है दो कोलाइडल पार्टिकल्स के बीच में, ठीक है। एंड हियर द एनर्जी इज
समवॉट नेगेटिव, ठीक है, एनर्जी लेवल काफ़ी कम रहता है, इसे सेकेंडरी मिनिमम कहा जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ बेटर फ्लॉक्यूलेशन। अभी जब मैं एनर्जी वर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो ये टोटल एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी ड्यू टू द वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एज वेल एज ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन। अगर मैं कंपैरिजन करूँ इन दोनों भी फोर्सेस का, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे क्या ऑब्जर्व होना है कि वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रीडोमिनेटिंग ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्सेस, ठीक है, और ये चीज़ या ये पॉइंट ऑफ एनर्जी आपको फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में ज़रूरी रहता है, ठीक है। सो ये हुआ सेकेंडरी मिनिमम के बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन विल बी प्राइमरी मैक्सिमम। मुझे सेकेंडरी मिनिमम से प्राइमरी मैक्सिमम तक पहुंचने के लिए डिस्टेंस कम करना होगा, ओके। सो जब मैं डिस्टेंस कम करता हूँ तो यहाँ पे मुझे प्राइमरी मैक्सिमम मिल जाता है। इट रिप्रेजेंट्स द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट ऑन दिस डायग्राम। अभी दिस प्राइमरी मैक्सिमम रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ बेटर स्टेबिलिटी, और यहाँ पे बेटर स्टेबिलिटी तो इसका मतलब कोई भी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन डोमिनेट नहीं करेगा, दे बोथ आर समवॉट इक्वल। मैंने यहाँ पे ऊपर हेडिंग भी मेंशन की है, वेयर द वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ रिपल्शन आर वेल बैलेंस्ड एंड हेंस दिस रिप्रेजेंट्स द साइन ऑफ बेटर स्टेबिलिटी। नाउ अगर मैं और डिस्टेंस कम कर देता हूँ तो यहाँ से एनर्जी लेवल काफ़ी कम हो जाता है, ठीक है, एंड द नेक्स्ट एनर्जी पॉइंट विच वी आर गेटिंग इज द प्राइमरी मिनिमम। नाउ दिस ब्लू कलर डॉट ऑफ द एनर्जी लेवल रिप्रेजेंट्स द प्राइमरी मिनिमम। यहाँ से प्रेसिपिटेशन हो जाता है। सो मैं ऑब्वियसली क्या कंक्लूड करूँगा, प्रेसिपिटेट हो रहा है यानी रिपल्सिव फोर्सेस की लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है। सो हियर वैन डर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर डोमिनेटिंग, ठीक है, ओवर द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस, और यहाँ से कोलाइड्स का प्रेसिपिटेशन स्टार्ट होता है। सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन ऑफ देयर एनर्जी डिस्टेंस डायग्राम, और इसके बाद में हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा जीटा पोटेंशियल का पॉइंट। नाउ दिस पार्ट हैज़ बीन इन्फॉर्म्ड ओवर द बोर्ड ऑल्सो। मैं फिर से एक बार बताता हूँ, जो ग्रीन कलर का बड़ा अंदर एक दिख रहा है वो है आपका कोलाइडल पार्टिकल। अभी इस कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर जो ब्लू कलर के डॉट्स है, दोज रिप्रेजेंटिंग द एड्जॉर्ब्ड आयंस। सपोज ये अगर नेगेटिवली चार्ज हो गए तो इसके ऊपर जो रेड कलर के डॉट्स है दोज आर पॉजिटिवली चार्ज। अभी ये दोनों भी आयंस हमें लेयर 1 बना के देते हैं, ठीक है, इट इज़ द फर्स्ट लेयर जिसे स्टर्न लेयर भी कहा जाता है। और रेड कलर के डॉट के अपोजिट जो डिस्पर्शन मीडियम के मॉलिक्यूल्स जमा होंगे उसे हम कहेंगे डिफ्यूजन लेयर या डिफ्यूज लेयर, ओके। सो स्टर्न लेयर एंड डिफ्यूज लेयर ये हमारे दो इलेक्ट्रिकल लेयर है, ठीक है, और अपोजिटली चार्ज होने के वजह से इसे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी कहा जाता है। तो जब मैं जीटा पोटेंशियल डिस्कस कर रहा हूँ और जब हम कहते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू लेयर्स, तो यहाँ पे difference in between the potential values of stern layer and difference in potential values of the diffusion layer कैलकुलेट किया जाता है, और जो आंसर रहता है वो रहता है हमारा जीटा पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल। हम और इसे प्रॉपरली देखते हैं। सो जीटा पोटेंशियल विच इज़ ऑल्सो नोन एज द इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ठीक है, जिसकी आइडियल वैल्यू या फिर स्टेबल कोलाइडल फॉर्मुलेशन की वैल्यू 50 मिलीवोल्ट के आसपास रहती है। और जीटा पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड जो है ये मैक्सिमम किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस पे, ओके। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्सेस डिसाइड्स द मैग्नीट्यूड और द लेवल ऑफ जीटा पोटेंशियल, एंड दिस जीटा पोटेंशियल इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकाइनेटिक पोटेंशियल, ओके। सो ये था कोलाइड्स का चैप्टर। अभी जो ये आखिरी का हिस्सा है पूरा दिस इलेक्ट्रिकल डबल लेयर, ये पार्ट मैंने NPTEL IIT के नोट से रेफ़र किया है, ठीक है। आपको मे बी इन सम वीडियोस, इन सम नोट्स और सम वेबसाइट पे अलग इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ठीक है। अगर आपको कुछ ऐसा डाउटफुल मिलता है तो मुझसे शेयर करो, बट फॉर दिस लेक्चर आई हैव रेफर्ड दोज नोट्स, ठीक है।